उत्तराधिकारी रिश्ते से नहीं, योग्यता से चुना जाता है। शौर्य के लिए, वीरता के लिए और न्याय के लिए। जय हिंद एवरीवन। भारत के मध्यकालीन इतिहास में अगर किसी नाम को शौर्य, आत्मगौरव और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक कहा जाए तो वो है पृथ्वीराज चौहान। वे चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे और उन्हें दिल्ली के अंतिम स्वतंत्र हिंदू सम्राट के रूप में भी याद किया जाता है। उनका शासनकाल 12वीं शताब्दी के अंत में आया, जब भारत पर विदेशी आक्रमण तेज हो रहा था। पृथ्वीराज का जन्म लगभग 1166 ईस्वी में अजमेर में हुआ माना जाता है। उनके पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे। कहा जाता है कि उन्होंने केवल 13 साल की उम्र में ही गद्दी संभाल ली थी। उनका साम्राज्य अजमेर और दिल्ली से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के हिस्सों तक फैला हुआ था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है तराइन का पहला युद्ध। इस युद्ध में उन्होंने गौरी वंश के शासक मोहम्मद गौरी को पराजित किया। गौरी को गजनी से भारत की ओर बढ़ने से रोकना उस समय की सबसे बड़ी रणनीतिक जरूरत थी। पृथ्वीराज ने ये कर दिखाया, जिससे उनकी वीरता की गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। लेकिन इतिहास ने मोड़ लिया जब 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस बार गौरी ने रणनीति बदलते हुए धोखे से युद्ध की योजना बनाई और पृथ्वीराज की सेना हार गई। इस हार के बाद उन्हें बंदी बना लिया गया। इतिहास से परे पृथ्वीराज की प्रेम गाथा भी प्रसिद्ध है संयोगिता के साथ। वे कन्नौज के राजा जयचंद्र की पुत्री थी। कहा जाता है कि संयोगिता ने स्वयंवर में पृथ्वीराज की प्रतिमा को वरमाला पहनाई और वे उसे अपने रथ में बैठाकर दिल्ली ले आए। ये घटना न केवल एक प्रेम कथा बनी, बल्कि राजनीतिक सहमति का कारण भी बनी, क्योंकि जयचंद्र ने बाद में मोहम्मद गौरी को भारत बुलाने में सहायता दी। पृथ्वीराज केवल एक योद्धा नहीं थे, वे विद्वान भी थे। उन्हें संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, कन्नौजिया और फारसी भाषाओं का ज्ञान था। उनके दरबार में कई विद्वान और साहित्यकार थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थे चंद-बरदाई। चंद-बरदाई ने उनके जीवन पर आधारित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना की, जिसमें उनकी वीरता, प्रेम और बलिदान का विस्तृत वर्णन है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वीराज का शासनकाल राजपूत संघों की एकता और विखंडन दोनों का प्रतीक है। उन्होंने कई क्षेत्रीय राजाओं से युद्ध किया, जैसे कि चंदेल, भदनक, चालुक्य और नागार्जुन। 1187 में चालुक्य के साथ संधि कर उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन राजपूत राज्यों की आपसी फूट और जयचंद जैसे विरोधी शासकों की नीतियों ने विदेशी आक्रमणकारियों को आमंत्रित करने में भूमिका निभाई। उनकी मृत्यु को लेकर भले ही मतभेद हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि पृथ्वीराज चौहान भारत के उन वीर योद्धाओं में से थे जिन्होंने अंतिम क्षण तक हार नहीं मानी। लोक कथाओं के अनुसार जब उन्हें अंधा कर दिया गया, तब चंद-बरदाई ने उन्हें बताया कि दुश्मन कहाँ बैठा है, और पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चलाकर उसे मार गिराया। ये कथा भले ही ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणित ना हो, लेकिन ये उनके प्रति जनमानस की श्रद्धा को दर्शाती है। आज भी पृथ्वीराज चौहान का नाम भारत के गौरव, स्वाभिमान और सैन्य परंपरा के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उन्हें केवल इतिहास के पन्नों में ही नहीं, बल्कि हर भारतीय के हृदय में सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल हथियारों में नहीं, बल्कि आत्मबल, नीति और दृढ़ संकल्प में होती है। पृथ्वीराज चौहान भारत की उस संस्कृति के प्रतीक हैं जो संघर्ष में भी सम्मान बनाए रखना जानती है और पराजय में भी विजय की संभावनाएं खोजती है। जय हिंद, जय भारत।